बोर्ड ने जो फैसला किया है उससे हमारे जो है कन्वीनर साहब ने स्टेट कन्वीनर साहब ने आपको अवगत कराया है। इसी फैसले में एक फैसला ये भी था कि पूरे मुल्क के अंदर जो कानपुर के अंदर जो वाक़या हुआ था आइला मोहम्मद का, और उसके सिलसिले में सरकार चाहती या एडमिनिस्ट्रेशन चाहता तो उस बैनर के मसले को बुला करके हल कर सकता था। लेकिन चूँकि सरकार का रवैया ये है कि हालात बिगड़े इन मौक़ों के ऊपर, तो सरकार ने उस बैनर के मसले को लेकर के बाकायदा एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद जब उसके ऊपर एहतजाज हुआ और पूरे मुल्क में एहतजाज हुआ, तो सरकार ने उसको बजाय इसके कि पॉजिटिव लेती उसको नेगेटिव लेना शुरू कर दिया। और जो लोग भी आई लव मोहम्मद कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। हम आपके ऊपर ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि मुसलमान के ईमान का लाजमी जुज़ है कि वह अल्लाह को माने और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। अपनी जान, अपनी माल, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा वो जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत को मानता है और उनके लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। यही वजह है कि पूरे मुल्क के अंदर जो है आई लव मोहम्मद का एक कैंपेन चला, और उसमें देख लिया आपने कि पूरी क्या नाम है, जिस तरीके से मुसलमान और मुसलमान ही नहीं, बरादरान वतन भी हमारी बड़ी तादाद में उन्होंने आई लव मोहम्मद कह कर के मोहम्मद साहब से अपनी अक़ीदत का इजहार किया है। इसी सिलसिले की एक कड़ी जो है बरेली के अंदर एहतजाज था, जिसमें कलेक्टर को मेमोरेंडम देना था, तो बजाय इसके कि उसको पॉजिटिव लिया जाता, वहाँ पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। और उसके बाद जो बहुत बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, जिनके पूरे सब कॉन्टिनेंट में, भारत में ही नहीं पूरे सब कॉन्टिनेंट में और सब कॉन्टिनेंट के बाहर भी करोड़ों फॉलोअर्स हैं, उनको उठा करके जेल में डाल दिया गया। और उनके ताल्लुक़ से हमारे यूपी के मुख्यमंत्री का जो स्टेटमेंट आया गिरफ्तारी के बाद, उससे ज़ाहिर होता है कि हमारे जो उच्च पदों के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें मर्यादा का कोई ध्यान नहीं है, मर्यादित भाषा इस्तेमाल करना वो जानते नहीं हैं। वो इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करते हैं जो एक गली का जो है मतलब गलत आदमी करता है। तो हमारे मुख्यमंत्री ने यूपी के जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, उसने जो है हमें, हमारे मुसलमानों के जज्बात को आहत किया है। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि अविलंब बाइज़्ज़त जो है तौक़ीर रज़ा खां साहब को और आई लव मोहम्मद के सिलसिले में जितने भी पूरे भारत के अंदर लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, उनके तमाम मुकदमात को वापस लिया जाए। और इस रवैये को जो प्रशासन का रवैया चल रहा है या यूपी सरकार का ख़ास तौर से रवैया चल रहा है, इसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। वो जो जिम्मेदारियां हैं उन पर माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हों या और सबको अपनी जिम्मेदारियां अदा करनी चाहिए। ये तो एक शॉर्ट में आपको मैं कहता हूँ। लेकिन चाहे राजस्थान के लोग हों, राजस्थान के एमएलएज हों या कोई और दूसरी जिम्मेदारियों पर बैठे हुए लोग हों, या यूपी के हों या उत्तराखंड या मुल्क देश के हों, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, विशेष तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ विधानसभा में भी कहा गया, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, पार्टी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप तो आ जाइए, घर वापसी हो जाइए। अरे भाई, घर वापसी पहले ये तो तय कर लीजिए आप, असल मूल धर्म हम तो कहते हैं मूल धर्म इस्लाम है। आइए, घर वापसी करनी है, आइए ना, हम कहते हैं आपसे सब घर वापसी कर लीजिए, असल तो मूल धर्म इस्लाम है, हज़रत आदम की औलाद है हम सब। तो ये सब एक बात है जो जिस तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, और विशेष तौर पर मैं कड़ी निंदा करता हूँ, सख्त अल्फाज में निंदा करता हूँ हमारे यूपी के मुख्यमंत्री महोदय को। आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हैं, आपको उस कुर्सी का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा लगता है कि अब अदालतों की तो कोई जरूरत रह नहीं गई है, देश में अदालतों का कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट एक बात कहता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब तक किसी पर कोई ये साबित ना हो जाए कि इसने एनक्रोचमेंट किया है या इसने कोई गलत कोई चीज बना रखी है या ये मुजरिम, ये मुलजिम है, अभी तो मुजरिम साबित नहीं हुआ है, आप उसके घर तोड़ रहे हैं। इस तरह के आप ऐसे बड़े बड़े लोगों को, स्कॉलर्स को आप बंद कर रहे हैं, तो हम उसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। और जो इस तरह का माहौल, मैं कहता हूँ भाई, इलेक्शन क्या हो रहा है, क्यों क्या हो रहा है, इलेक्शन करीब है, शायद बिहार जीतने के लिए या देश में ऐसा माहौल कम्युनल पोलराइजेशन के लिए देश को एक बड़े उसमें तबाही की तरफ झोंका जा रहा है। तमाम देशवासियों की जिम्मेदारी, सिर्फ मुसलमानों की नहीं, मुसलमानों की भी, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, सबकी जिम्मेदारी है कि देश को इस बड़े खतरे से बचाने के लिए सब आगे आए और पूरी तैयारी के साथ आगे आकर के आवाज़ उठाएं, संविधान को बचाने के लिए आगे आए। जो इंटरिम ऑर्डर आया है, उस इंटरिम ऑर्डर में एक बात ये शामिल है जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 लोग गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर हों, जिसपे तमाम मुल्क के लोगों को सख्त एतराज़ है।
इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बात ये भी कही कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी कहा कि आपने जो वक्फ बोर्ड के अंदर अब जो शामिल किया है कि इसमें नॉमिनेशन ख़त्म किया है। आपने पहले इलेक्शन होता था, उसको आपने नॉमिनेशन को स्टे नहीं किया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब सरकार उन लोगों को भेजेगी जिनके मुंह में सरकार की ज़ुबान हो, जो वक्फ बोर्ड के हित की बात नहीं करेंगे बल्कि सरकार के हित की बात करेंगे। तो नॉमिनेशन को स्टे नहीं करने से भी हमें सख्त एतराज़ है कि वो एतराज़ गलत सुप्रीम कोर्ट ने किया है। लेकिन हम क्योंकि ये पूरी मिल्लत कई मौक़ों के ऊपर ये साबित कर चुकी है कि ये पूरी मिल्लत अमन पसंद कौम है। हमने बाबरी मस्जिद के फैसले को कबूल किया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत नहीं करी। हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जब फाइनल फैसला आएगा तो इन चीज़ों के ऊपर गौर किया जाएगा और इन चीज़ों को कानून से हटाया जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ चीज़ें आपने इस कानून के अंदर डाली है। आपने किसी देवस्थान के अंदर तो किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया, आपने किसी देवस्थान के अंदर किसी सरदार को तो शामिल नहीं किया, किसी एससी को शामिल नहीं किया। तो फिर वक्फ बोर्ड के अंदर किसी भी नॉन मुस्लिम को शामिल करने का क्या मतलब था जिनका इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, कोर्ट एक्ट में ये बात कहा गया कि पहले आपके इतने प्रॉपर्टीज़ थी और अब इतनी हो गई। उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, तो आप बात करेंगे। हमने कहा क्योंकि जो पहले आपने ये तो नहीं कहा कहीं भी कि रकबा कितना बढ़ गया है। आपने कहा पहले 2.5 लाख प्रॉपर्टीज़ थी जो अब 7.5 लाख हो गई। हमारा कहना यह है कि जो 2.5 लाख प्रॉपर्टीज़ थी उनमें डेवलपमेंट होकर जहाँ पहले एक कमरा बना हुआ था वहाँ पर अब 4 कमरे बन गए, किसी में हॉस्टल बन गया। तो आपने उस एक प्रॉपर्टी को 4 प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करके उसको इंदिराज कर दिया। अब ये बताइए कि कितना रकबा बढ़ गया है इस बीच के अंदर, और रकबा भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है, एरिया भी बढ़ता है प्रॉपर्टीज़ का। कि मान लीजिए आपकी मिसाल के तौर पे आपकी 1000 बीघा वक्फ ज़मीन है, तो हो सकता है वो अब बढ़ के 1500 बीघा ज़मीन हो गई हो। वो इस तरह बढ़ती है कि आने वाली नस्लें, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है, हम ये मान के प्रॉपर्टीज़ को वक्फ करते हैं कि हश्र क़यामत के दिन तक हमें इस बात का सवाब मिलेगा। तो आने वाली नस्लें इन प्रॉपर्टियों को वक्फ करती हैं। मैंने खुद ने 3 प्रॉपर्टियाँ अपनी इस एज के अंदर वक्फ कर दी हैं, तो ये नंबर बढ़ती हैं। और मैंने जो प्रॉपर्टियाँ वक्फ करी हैं वो सरकार से अलॉट करा के वक्फ करी हैं। इस तरह पूरे हिंदुस्तान में लोग प्रॉपर्टी उसको अलॉट करते हैं, क्योंकि हमारे म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है, हमारे नगर पालिका एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि कब्रिस्तानों के लिए नगर पालिका ज़मीन अलॉट करेगी, जिस तरह वो शमशान के लिए अलॉट करती है। तो जहाँ नई बस्तियाँ आबाद होती हैं वहाँ कब्रिस्तान के लिए ज़मीनें अलॉट की जाती हैं, वहाँ उन नस्लों के पढ़ाने के लिए मस्जिदों के लिए ज़मीनें अलॉट की जाती हैं। तो ये प्रॉपर्टियाँ बढ़ती भी हैं। तो ये कह देना कि साहब प्रॉपर्टियाँ बढ़ गई हैं वो सारे ही कब्ज़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आएगा तो इन चीज़ों पर गौर किया जाएगा और इन चीज़ों के ऊपर गौर आने के बाद में फिर फाइनल फैसला करेंगे। अगर फैसला यही रहता है तो ये भी हक़ है कि हम उसका एहतजाज करें, हम सड़कों पे उतरें और अपनी बात को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बनाएं।